लोकसभा चुनाव के पहले इतनी सारी राजनीतिक गतिविधियां हैं। आज इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए तमाम मेहमान। सबसे पहले स्वागत मुकेश त्यागी, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, पूनम पंडित, नेता कांग्रेस की, हमारे साथ बहुत बहुत स्वागत मैडम आपका। आर बाग, नेता बसपा के होंगे, हमारे साथ थोड़ी देर में जुड़ जाएंगे। निरंजन पोद्दार, राजनीतिक विश्लेषक, हमारे साथ, बहुत बहुत स्वागत आपका। निरंजन पोद्दार जी, दो बड़ी पार्टियां, भारतीय जनता पार्टी 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए, एक सेकेंड पूनम जी रुक जाइए, राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा से शुरुआत, दूसरी तरफ राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी घटक दल उसमें शामिल, 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए भारत जोड़ो न्याय यात्रा से शुरुआत, दोनों को कैसे देखते हैं आप? निरंजन पोद्दार। देखिए प्रीति जी, दोनों को कैसे देखते हैं, अगर आप मेरे विचार पूछेंगे तो मुझे ये चीज समझ में नहीं आती। बहुत ही न्यूट्रल बोलिएगा, न्यूट्रल रहिएगा। हाँ, मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे को ये चीज समझ में नहीं आती कि कांग्रेस की नीतियां और कांग्रेस की रणनीति, कौन सा वार रूम बनाता है, इनके कौन से लोग जो हैं जो वो सारी की सारी रणनीति डिसाइड करते हैं, इनकी सलाहकार कौन है, ये समझ से परे की चीज है। वो इसलिए कह रहा हूँ कि आप देख रहे होंगे कि इस समय जो है देश 2024 के चुनावी समर के अंदर बिगुल बच चुका है, चुनावी समर का बिगुल बच चुका है। और इस टाइम पूरी की पूरी आप ये समझ लीजिए भारतीय राजनीति जो है वो 2024 के चुनाव के इर्द गिर्द चालू होगी। और ऐसी स्थिति के अंदर जब भारतीय जनता पार्टी और उसका कैडर जब घर पर उसे कनेक्ट कर रहा है, जब किसी भी प्रयोजन को लेकर, चाहे वो अक्षत वितरण का नाम लेकर के जाए, चाहे वो विकास यात्रा का नाम लेकर जाए, चाहे जो भी इनके अर्थ यात्रा का नाम लेकर के जाए, लेकिन किस तरीके से जनता के बीच में जा रहे हैं। और दूसरी तरफ तो इनके इंडिया गठबंधन का हूं या आज समझ तो कांग्रेस पार्टी, वो आज बैठ के खेलती है। वो अभी उनके बीच में भी संयोजक कौन होगा, प्रक्रिया क्या होगी, किसको कितनी कौन सी सीट मिलेगी, अभी शायद उसी चीज भूल जाए। और तीसरी तरफ जिस तरीके से भारत जोड़ो न्याय यात्रा की बात करते हैं, तो प्रीति जी मुझे देखिए, मेरे को समझ में नहीं आता कि ये न्याय यात्रा की परिभाषा, न्याय की परिभाषा, क्योंकि न्याय की परिभाषा, ठीक है, ये तो कांग्रेस के लिए बोल दिया आपने, अब भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी बोलिए, उनके लिए भी बोलिए ना आपने। तो हाँ, अपना पक्ष आप सिर्फ आपने कांग्रेस पार्टी के लिए रखा है। होने दीजिए। देखिए ऐसा है जी, अगर आपने मेरे को इतनी कांग्रेस को चिंता नहीं है, इंडिया गठबंधन को इतनी फिक्र नहीं है। अच्छा, एक बार उन्हें बोलने दीजिए। निरंजन जी अपनी बात मिलेगी लड़ने के लिए, जितनी भारतीय जनता पार्टी के लोगों को है। पूनम अपनी बात पहले पूरी तो कर ले। निरंजन जी बोलिए। बहुत अच्छी बात है। हाँ प्रीति जी, देखिए सीधी सी बात आपको बताऊं, हमारे यहाँ कहा है कि निंदनीय राग के आंगन पिछवाए, बिन पानी बिन तिल के निर्मल प्रेस। लेकिन होती क्या है, यहाँ पे अगर कोई आदमी सही सलाह और सही अगर किसी को मशविरा, ये उल्टा उसी के ऊपर हो जाती है। तो इसका तो देखिए क्या ही कर सकता आदमी। लेकिन मेरा मानना ये है कि जिस तरीके से न्याय की परिभाषा, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि न्याय की परिभाषा क्या है। लोकतंत्र के न्याय की परिभाषा दो ही है। जैसे अगर मान लीजिए की, तो न्याय अगर दूसरा जिस तरीके से, क्या एक सेकंड रुक जाइए, आपके टाइम पे आप जवाब दीजिएगा। क्या सिर्फ न्याय यात्रा उन राज्यों के लिए है जहां पर कांग्रेस पार्टी सत्ता में नहीं है, भारतीय जनता पार्टी, और जहां पर जिन राज्यों में कांग्रेस पार्टी सत्ता में है वहां पर न्याय यात्रा नहीं, और वहां के लिए कांग्रेस पार्टी के दिग्गज महिला जो कि राष्ट्रीय चेहरे हैं उनका ट्वीट तक नहीं आता सामने? अब जवाब ले लीजिए प्लीज, जवाब लीजिए। हाँ देखिए जी, आपने मुझे बीच में रोक दिया था। मैं यही पहुंच रहा था कि न्याय की परिभाषा क्या है। न्याय की परिभाषा अगर मान लीजिए हम बात करें किसी व्यक्तिगत न्याय की, तो उसके लिए न्यायालय हमारे यहाँ मौजूद है और हमारी न्यायिक व्यवस्था के ऊपर सभी को भरोसा है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें सामाजिक न्याय की बात करें, तो सामाजिक न्याय के अंदर आपको ये चीज देखनी पड़ेगी कि पूरे देश के अंदर 16 से 17 राज्य ऐसे हैं जहां पे इंडिया गठबंधन के जो दल है उनकी सरकारें हैं, चाहे वो मिली जुली सरकारें हों, चाहे वो एकाकी सरकारें हों। तो मुझे एक चीज बताइए, कानून व्यवस्था की स्थिति सारी की सारी राज्यों के अधीन, जमीन की स्थिति, सरकारी नौकरियों की, तो सरकारी नौकरियों के अंदर आपने ये देखा होगा कि लगभग 65-70% स्टैक जो है वो राज्य सरकार का होता है, 30 से 35% जो केंद्र सरकार है उसका स्टैक होता है, यानी कि जो सेंट्रल सर्विसेज है उनके अंदर केंद्र सरकार का स्टैक होता है। लेकिन यहाँ पे अगर बात करें बेरोजगारी की, तो उसके अंदर भी सारा का सारा अन्याय केंद्र सरकार कर रही है। बात करें कानून व्यवस्था की, तो सारी का सारा अन्याय केंद्र सरकार कर रही है। बात करें जमीन की या जमीनहीन की, तो सारा का सारा अन्याय केंद्र सरकार कर रही है। तो न्याय की परिभाषा क्या है?
और सबसे अंतिम बात मैं ये कहना चाह रहा था कि अगर मान लीजिए कि कोई शासन प्रशासन या सरकार के लेवल के ऊपर कोई अन्याय होती तो हर 5 वर्ष के अंदर हर राज्य के अंदर केंद्र के अंदर इस जनता को अपना जनादेश देने का हक है। उस वो जनता इस चीज को समझती है कि कौन पार्टी हमें न्याय दे रही है, कौन पार्टी हमारे हमारे साथ अन्याय कर रही है, और उसके हाथ में ट्रिगर है बटन दबाने का कि वो किसका वोट दबाए। उसके लिए आप लगातार 10 साल से अगर सरकारें जनता बना रही है, अभी 5 राज्यों के जो चुनाव हुए उसके अंदर आपने देखा कि जिस तरीके से सरकार का संदेश आया, तो मतलब जनता कहीं ना कहीं उस चीज को लेकर संतुष्ट होगी ना। अब केवल एक आदमी के कह देने से, एक राजनीतिक दल से कह देने से देश जो है अन्याय के दौर से गुजर रहा है, तो उससे तो ये चीज नहीं होता। सर्टिफिकेट तो आ गया, किसी चीज का अमल नहीं है। अगर मैं अपने आप की ये चीज कि मैं सबसे बड़ा हरिश्चंद्र, सबसे बड़ा सत्यवादी मैं हूं, तो उसको तो दुनिया नहीं मान लेगी ना। तो मेरा केवल इतना ही निवेदन था कि यहाँ पे अपोजिशन जो है उसको कहीं ना कहीं देखिए समस्याओं के बारे में बैठ करके। और यहाँ पे एक चीज और मैं कहूंगा प्रीति जी, अगर बात चुनाव परिणामों की बात करते हैं तो मैं कई बार इस चीज को विश्लेषण कर चुका, कई बार मैं इस चीज का एनालिसिस कर चुका कि यहाँ पे कई बार भारतीय जनता पार्टी जीती हुई दिखती है, लेकिन कई बार विपक्ष हारता हुआ दिखता है, यानी कि अपनी कमियों की वजह से हारता दिखता है। लेकिन विपक्ष और विपक्ष के जो रणनीतिकार हैं उन कमियों को बिल्कुल नहीं पहचानते, जनता से कनेक्ट करने के बारे में बिल्कुल नहीं सोचते। और हर चीज के अंदर सबसे बड़ी चीज है कंफ्यूजन, या तो आप इस तरफ है या आप उस तरफ है। लेकिन आज की तारीख में विपक्ष क्या कहता है, राम तो सबके हैं, राम मंदिर का न्योता हमें मिलेगा तब हम देखेंगे। राम मंदिर का न्योता मिलने के बाद में कहते हैं जी हमने इस न्योते को ठुकरा दिया। अभी मैं पीछे 3 दिन पहले शरद पवार जी का स्टेटमेंट सुन रहा था, आपको जानकर के आश्चर्य होगा। शरद पवार जी कह रहे मुझे अभी तक न्योता नहीं मिला है, लेकिन अगर मुझे न्योता मिलेगा तो भी मैं 2 साल बाद में जाऊंगा। मतलब वो क्या चाहते हैं कि उनको न्योता मिले और वो उसको ठुकराएं, यानी कि लोगों के सामने ये दिखाएं कि मुझे न्योता मिला था, मैं ठुकरा दिया। अरे भाई, कहने का तात्पर्य यही है कि जन भावनाओं के साथ आप कनेक्ट करें। राम को मत बांटिए सर, मेरा मानना इतना है कि राम सबके हैं, जिसकी अरे मोहतरमा, ये पार्टी के आप अपने शीर्ष नेतृत्व को समझाइए ना, ये हमें तो पता है इस चीज का। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया तमाम मेहमान हमारे साथ इस डिबेट में, बहुत बहुत शुक्रिया। और